अगला सेशन जो 2024 का लोकसभा चुनाव, और उसमें मैं मेरे साथ बहुत ही दो वरिष्ठ लोग, संदीप दीक्षित साहब और मैं, माफ कीजिएगा, आप दोनों लोगों का स्वागत है, संदीप भाई और घनश्याम तिवारी साहब। जब ये हम लोग सेशन बनाए थे उस समय घोषी चुनाव परिणाम नहीं आए थे, तो हम लोगों ने, इंडिया ने बाजी मार ली, ये लिखा था इसका। और संदीप भाई साहब, मैं आप ही से शुरू इसलिए कर रहा हूं कि जो विपक्ष का गठबंधन बना है इंडिया, ऐसा लग रहा है कि इस समय इनिशिएटिव उनके हाथ में है, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है वही नैरेटिव सेट कर रहा है। खड़गे जी का जवाब अभी तक उनको कोई मिल नहीं पाया है। वो उनकी इतनी ही बेइज्जती कर सकते हैं कि उनको डिनर में नहीं बुलाना, या इस तरह से उनको एक इस तरह का मैसेज देना कि नहीं नहीं, इनसे क्या मतलब है। और इसमें एक तीसरी बात जो आपसे, यूपी में जो घोसी का चुनाव हुआ उसके बाद अखिलेश जी ने उसमें तुरंत एक्नॉलेज किया, शायद आधे 10-15 मिनट में ही, कि भाई इंडिया की यहाँ से जीत शुरू हुई है, क्योंकि यूपी इंपॉर्टेंट है। संदीप भाई साहब, एक विपक्षी गठबंधन इंडिया पे आपका एक पहला वक्तव्य। संदीप दीक्षित साहब। ब्रेक होता रहता है, तो हाँ, कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, बीच बीच हाँ में ठीक है, नहीं आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। नहीं, एक चीज तो देखिए, पता नहीं कुछ कैमरा टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा ये एक हाँ, चीज तो अब है, ठीक। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। यस। वो वाली तो शुरुआत है। और दो बातों से मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं और किसी पार्टी और किसी नेता, वो जो कहता है, वो जो असेस करता है, वो जरूरी अपने में है, लेकिन मैं एक क्रेडिट बीजेपी और नरेंद्र मोदी को देता हूं कि वो वर्तमान में जो भी राजनीतिक स्थिति बन रही होती है, और आने वाले बहुत लंबे समय में तो नहीं, अल्प समय में जो भी स्थिति बनने वाली होती है, उसको वो अच्छे से समझ लेते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस को केंद्रित कर कर उस पर खुद हमला किया है, और जो उनके चिर परिचित तरीके हैं कि कुछ दाएं, कुछ बाएं, कुछ ऊपर, कुछ नीचे से हमला करो, जहां छेद मिले वहां से हमला करो, वो जो हमले शुरू हुए हैं, इससे एक बात तो मुझे भी पता चल जाती है कि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि ये कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जिसको मैं दरकिनार कर सकता हूं, इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और इसी से पता चल जाता है कि इसकी जो शुरुआत है, उसने एक खतरे की घंटी भेजी है बीजेपी की तरफ। अब ये घोसी चुनाव में उसका क्या असर है, क्या नहीं है, देखिए ये चीजें आती रहती हैं और जाती रहेंगी। स्वाभाविक है कि जब आप बाई इलेक्शन जीतते हैं तो एक मॉरल बूस्ट होता है, और घोसी नहीं, उसके अलावा कई और जगहों पे भी कम से कम इतना तो हुआ कि जहां जहां इंडिया अलायंस की पार्टियां सक्षम थीं और ताकतवर थीं, वहां उन्होंने अपनी अपनी जमीनें पकड़ के रखी। और उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके से थी, तो मेरे ख्याल से सपा इसको शायद होल्ड कर रही थी, लेकिन फैक्ट है उसका एक बड़ा नेता दूसरी तरफ गया। एक तरीके से उस सीट को जीतने का श्रेय बहुत कुछ उस नेता के अपने करिश्मा को, उसकी जाति गणित को भी दे सकते हैं। उसके बावजूद वो जीता, और छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे मार्जिन से जीता। तो ये इस बात को तो दिखा सकता है कि ये गठबंधन अब राइट ऑफ तो कोई नहीं कर सकता। और जब शुरुआत में आपका राइट ऑफ नहीं हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद ऐसा गठबंधन पहले अगर कभी बना होगा तो थोड़ा बहुत 77 का अगर आप देख लीजिए, जनता पार्टी का जो जमावड़ा हुआ था, कि जिसमें एक कारण था लोगों का साथ आने का, वो कुछ समय एक दूसरे के साथ बैठे थे। सिर्फ ये नहीं था कि बैठ के थोड़ा सा इधर उधर की गांठें बांध के कुछ बुन लिया था, एक सोचा समझा हुआ तरीका। और जो भी इसमें घुसा है वो ये जानता है कि ये मरने और जीने वाली स्थिति है। अगर हम लोग इसमें अच्छा करेंगे तो हमारी पार्टियां, हमारा राजनीतिक एक जो पहचान और एक जमीन है, उसके ऊपर जिस तरीके के हिंदुस्तान में हम रहना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, वो बरकरार रहेगा और उसमें एक दम रहेगा। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि कोई इसमें जल्दबाजी में नहीं आया है। ये अब देखिएगा, पिछले 2-2.5 साल से ये सोच चल रही है। कई एक के बाद एक चुनाव होते जा रहे हैं। ये भी नहीं है कि कई पार्टियां आज जो साथ आई हैं वो एक दूसरे के साथ तू मैं भी करती रही हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं वर्तमान के ही चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी एक सोच बनी है कि नहीं साहब, इसमें जब हम आएंगे तो एक हम लोगों को अपना एक पास्ट भी छोड़ना पड़ेगा, और अब जो भविष्य है ये हम अपने साझे राजनीतिक भविष्य के लिए साथ नहीं आ रहे हैं,
इस देश के एक साझे राजनीतिक भविष्य के लिए हम साथ आ रहे हैं। तो एक जो होता है ना कि एक कभी कभी आपके पास जो कारण होते हैं साथ आने के, वो अपने व्यक्तिगत जीत, व्यक्तिगत राजनीतिक जगह, अपनी सीट, अपनी सत्ता से परे एक ज्यादा बड़ा कभी गोल और ऑब्जेक्टिव हो जाता है जो चीजों को जोड़ता है। मुझे लगता है ये 3-4 चीजें हैं जो इंडिया अलायंस में अच्छे से काम कर रही हैं। अभी शुरुआती रूप में कहूंगा, अब देखिए बहुत संदीप भाई, आप एक छोटा सा एक वक्तव्य और, इनको खड़गे जी एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट शायद सबसे ज्यादा दिक्कत खड़गे जी से हो रही है, बिकॉज उनका जवाब इनके पास कुछ नहीं है, ये सबका जवाब दे दे रहे हैं, खड़गे जी का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है मोदी जी को। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2-3 चीजें हैं खड़गे जी के साथ जो इनको दिक्कत कर रही हैं। पहले तो क्या था कि कांग्रेस में भी ये कांग्रेस की जो एक लेगेसी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी उनको लेके, और स्वाभाविक है कि कोई पार्टी या कोई संस्था अगर 60-70 साल काम करती है और हमारे में हमारी पार्टी का काम गांधी परिवार के साथ जुड़ा रहा है, तो उसमें छोटी बड़ी जो भी इनकी कमजोरियां या वो रही हों, उसको एक एक करके निकाल के कुरेद के आगे लाने में एक दूसरी पार्टी को दम भी मिलता है। और इसमें सिर्फ यही नहीं, घनश्याम जी सपा से, सपा के साथ भी हमारा काफी एक इतिहास रहा है जिसमें इन्हीं तमाम नेतृत्व के कारण औरों में हमारे बीच में भी कई बार मतभेद रहे हैं। तो एक तो वो उनकी दृष्टि के सामने से हट गया। खड़गे जी का ऐसा कोई इतनी बड़ी उस टाइप की लेगेसी नहीं है। दूसरा, खड़गे जी का सामान्य में जितना जाना जाता है, वो जाना जाता है कि एक अच्छे प्रशासक रहे। अपने राज्य में इन्होंने जो राजनीति की, उसके बाद देश में आके जो राजनीति की, उसमें ये भले ही ठीक है वो प्रधानमंत्री ना रहे हों या कांग्रेस प्रेसिडेंट ना रहे हों, लेकिन जिन भी आयाम पर वो रहे, उनमें से जो भी हम लोगों को फीडबैक आता, मैं इस समय थोड़ा न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, वो ऐसे फीडबैक है कि एक अच्छे सुलझे हुए एक गंभीर व्यक्ति के बारे में। फिर पिछले 7-8 साल में उनका जो आचरण रहा है, उनके पब्लिक में बोलना, किसी बात को तीखे तरीके से भी कह देना और हंसी मजाक से भी कह देना, गंभीरता से भी कह देना, तो उन्होंने अपनी एक गंभीर तस्वीर दी। तीसरा ये कि जिस वर्ग से वो आते हैं, स्वाभाविक है उसका भी एक होता है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से हमला करें, क्योंकि यहां वो अपने हुए बुने हुए जाल में फंस गए हैं। आपको याद होगा जब मणिशंकर अय्यर जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तो उस शब्द को तोड़ के उन्होंने एक वर्ग विशेष के साथ उसको जोड़कर उसकी बातें की थी और उसके सम्मान की बात को हर चीज से जोड़ दिया था। तो खुद जो आदमी इधर की शब्द उधर, उधर के शब्द उधर जोड़ के हर चीज करता है, वो अब उनको लगता है कि कई ऐसे बातों पे वो खड़गे जी के सामने अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे इस पर कौन सा हथियार इस्तेमाल करें। दूसरा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि वो जो सभ्य राजनीति है, नीति की राजनीति है, मुद्दों से जुड़ी हुई राजनीति है, तर्क की राजनीति है, आंकड़ों से निकाले हुए तर्कों की राजनीति, उसमें वो कभी पढ़े नहीं। तो वो रिसर्च करके वो कोई चीज निकाल ही नहीं पाते। उनका ये कि कैसे यार इसमें कौन सा कुतर्क इस पे लग जाए, कौन से इनके परिवार का कोई मुद्दा निकाल लें, कहां भगवान श्री राम के बारे में कुछ उन्होंने कह दिया हो तो वो कह दें, हिंदू धर्म के बारे में हम कहां से तोड़ मरोड़ के वो मुद्दा सड़क पर ले आए। माफ करिएगा मैं थोड़ा वैसी बात कर रहा हूं, जितनी उलझुल बातें निकल सके, वो कुतर्क की दुनिया से बाहर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बेहथियार मानती है। वो फिर वो युद्ध लड़ नहीं पाती है। और इनके केस में क्योंकि एक वो लेगेसी का इशू नहीं है, इनका एक सामान्य अच्छा और कोई इतना बड़ा भी नहीं रहा है कि उसमें से बहुत कुछ ये कुरेद के निकाल सके। ये इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो एक कैरेक्टर सडनली प्रोमिनेंस में आ गया, इसके साथ हम करें क्या। जी घनश्याम जी, पहले तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने एक अच्छा चुनाव जीता। और मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन के लिए जितना अहम ये सब सारे बाई इलेक्शंस थे, घोषी का इलेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट था। घोषी का इलेक्शन जैसा मैं देखता हूं वो सपा के लिए भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर 2024 में बीजेपी को के सामने अगर किसी को खड़ा होना है तो वो 1 से 10 नंबर तक, मैं बार बार कहता हूं, अखिलेश यादव जी को ही खड़ा होना होगा। घोषी इलेक्शन से एक चीज और क्लियर हुई कि जो संगठन की बात होती है बीजेपी की, वहां करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री, सांसद, ये लोगों का जमावड़ा रहा, लेकिन ये सब काम नहीं किया। और मैं दर्शकों को भी बता दूं कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले 10% वोट कम पड़े थे, लेकिन सपा को पिछले इलेक्शन के मुकाबले उनका वोट का नंबर बढ़ा, परसेंटेज नहीं नंबर भी बढ़ा। वोट परसेंटेज कम हुआ लेकिन उनका नंबर बढ़ा और भाजपा का नंबर कम हुआ। तो ये दोनों चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि दर्शकों को ये अंदाज रहे
कि वोट किसके कहां कैसे गए। घनश्याम जी, इस पे मैं इसलिए क्योंकि ये अहम बात थी, इस इलेक्शन को जीतना। हो सकता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत पास से ना देख रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मतलब गेम चेंजर हो सकता है उत्तर प्रदेश के 2024 इलेक्शन के लिए। घनश्याम जी। नमस्कार आनंद जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को, और धन्यवाद इस मंच के माध्यम से मुझे अवसर देने के लिए। तीन बातें अहम हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की दृष्टि से देखें तो किसी भी गठबंधन को जब जीत मिलती है और उस जीत का सेहरा गठबंधन को भी मिलता है और जनता को भी मिलता है, तो उस गठबंधन की बुनियाद मजबूत होती है। ये जीत गठबंधन की बुनियाद को मजबूत करता है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो कि किसी भी प्रोपेगेंडा में बहुत माहिर है, उसका जो आभा मंडल है, जो माया है, बहुत बड़ी है। वो चाहे चाहे कितनी भी खोखली हो, लेकिन वो बहुत चमक धमक में बड़ी दिखाई देती है। उसमें ये नॉर्मल है कि लोगों को लगने लगे कि किसी राज्य में उनके पास 100% वोट है। 100% वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बाद ये लोगों को विश्वास दिलाया जाने लगा, जनता को, विश्लेषकों को, राजनीतिज्ञों को, कि उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल 100% वोट वाला राज्य है, राम मंदिर बनेगा और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार। चाहे उत्तर प्रदेश में कितनी भी नृशंसता हो रही हो, किसी का एक घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसी की झोपड़ी तोड़ी जा रही है, किसी गरीब को मारा जा रहा है, किसी बेटी को के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इन सब के बावजूद, इन सब खबरों के बावजूद कि नौकरियां नहीं लग रही हैं, इन सब की खबरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में राम राज भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित रूप से प्रस्तुत कर दिया था और जनता उसमें, उस राम राज में भाव विभोर थी। ऐसे में जब घोसी का इतना बड़ा परिणाम आया, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी ताकत से लगती है और उसके बाद हार जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास हुआ कि बिना इस देश में रोजगार की बात किए हुए, महंगाई की बात किए हुए, जो जन सामान्य के मुद्दे हैं उसकी बात किए हुए, आप कितनी भी सोने की लंका बना लीजिए, आप रामराज्य की घोषणा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये दूसरी बात है कि घोसी का चुनाव न केवल समाजवादी पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश का जो मिस प्रोजेक्शन हो रहा था उसकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट था। तीसरी बात कि ये ऐसा चुनाव नहीं, जैसा अखिलेश जी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, बट मैं मानता हूं कि ये सिर्फ वेल बिगन है। यहाँ पर अभी काफी लंबी दूरी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं को बहुत मजबूत मानती है, पैसे की दृष्टि से मजबूत है, संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने की दृष्टि से मजबूत है। लोग, जैसा कि संदीप जी कह रहे थे कि लोगों के बयान को तोड़ करके, एक फ्रेज है स्टील द इलेक्शन, जो वो अपने स्टील द इलेक्शन के मॉडल में बहुत मजबूत है। और एक और मजबूती है उनकी, जिस टर्म को जब मैं बिहार में नीतीश जी के साथ काम करता था तो मेरे मेंटर थे शैवाल मिश्रा जी, यूज करते थे कि कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम। भारतीय जनता पार्टी ने एक कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम बनाया है, जहां पर एक तरफ टॉप 0.1% से 1% लोग हैं, चाहे वो अडानी जी हैं या बाकी लोग हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगातार फायदा हुआ है, उनका उत्साह भी बढ़ा है, दुनिया भर में पूछ भी बढ़ी है, वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके अलावा शौचालय दे रहे हैं। तो जो बेहद गरीब हैं, जिनके लिए सरकार से अगर 1,000 रुपए भी मिल जाए तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एक महीने के लिए बेहतर हो जाती है, चाहे वो 2,000 रुपए किसान को दे रहे हों। तो ये जो कोalition ऑफ एक्सट्रीम है, ये बिहार में जो कोalition ऑफ एक्सट्रीम जिसकी बात होती थी, वो कास्ट बेस्ड कोalition होता था कि अपर कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और दलित का, जो इस समय देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कोalition ऑफ एक्सट्रीम्स बनाया है, जिसे आप बेनिफिशियरीज कह सकते हैं। वो बेनिफिशियरी हैं जो कि क्रोनी कैपिटलिस्ट है, और दूसरी तरफ वो बेनिफिशियरी हैं जो वाकई हमारे 70-75 साल की इस लोकतांत्रिक यात्रा में पीछे छूटे हुए हैं, जिनके लिए पाई पाई बहुत महत्वपूर्ण है बेहतर जीवन के लिए। और उसकी तुलना में जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास अवसर भी है और जिम्मेदारी भी है कि वो ठोस कदम देश के, खासकर जो गरीब जनता है, जो अदरवाइज गरीब हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उनको बताए कि हमारे चुने जाने से आपके जीवन में ये सुधार आ सकता है। और उसके ये उदाहरण है। वो उदाहरण चाहे हमें राजस्थान से मिले या दिल्ली से मिले या तमिलनाडु से मिले, जहाँ की सरकारों ने कई सारे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जो हम अखबार के प्रचार के माध्यम से भी देखते हैं। तो वो महत्वपूर्ण है, तब जाकर के आप ठीक से मुकाबला कर पाएंगे। जी जी, मैं अशोक भाई आपके पास आ रहा हूँ।
पहली चीज तो आपके जो आपके मित्र हैं और आप उनके साथ शो करते हैं, हमारे और आपके दीपक शर्मा जी ने कल एक अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह साहब ने दारा सिंह चौहान को बुलाया होगा और कहा होगा कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम्हें मंत्री बना देते हैं और एमएलए बन जाओ, फिर मंत्री बना देंगे, तो वो आ गए इधर और सब कुछ तय हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में दीपक शर्मा का कहना, वो एक चीज भूल गए कि जनता भी है और जनता पहले चुने जाओगे फिर मंत्री बनोगे, और वो शायद इस प्रोसेस में अमित शाह साहब भूल गए कि जनता के सामने भी जाना होगा। मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अभी तक जो 3-4 चुनाव देखे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो इंडिया का हो, सपा का हो, मामले लोकल हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकल इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, हावी थे। कर्नाटका में लोकल इश्यूज हावी थे। घोसी में भी आउटसाइडर और ये वाला इशू हावी था कि भाई जो यहां रहता है वो करता है। इवेंट मैनेजमेंट का वोट में क्या संबंध है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट बड़े बड़े हो रहे हैं देश में इस समय। G20 किया जा रहा है, प्रीपोन किया जा रहा है, जो अमूमन नवंबर में होता है उसको सितंबर में कर दिया गया है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। सोने और चांदी की थाली में खाना परोसा जा रहा है, उस खाने को सोने और थाली उसमें परोसा जा रहा है। खड़गे जी को उस डिनर में नहीं बुलाया जा रहा। मैं इसको बार बार रेखांकित कर रहा हूं आपको। इस सारे उसमें जो अभी की स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, इस समय इनिशिएटिव उसके हाथ में है, खास करके कल के बाई इलेक्शंस के बाद। अशोक भाई, देखिए, बाई इलेक्शन आप बिल्कुल सही कहते हैं कि राज्यों के चुनाव जो होते हैं वो लोकल इश्यूज पे होते हैं और बाई इलेक्शन में भी लोकल के इश्यूज पे होते हैं। लेकिन एक परसेप्शन नाम की चीज है जिस पे चुनाव लड़े जाते हैं और भाजपा हमेशा परसेप्शन का खेल बहुत बढ़िया खेलती है। ये जो कल बाई इलेक्शन के नतीजे आए, ये नॉर्थ ईस्ट से लेके कलकत्ता में यानी केरल तक अलग अलग 6 राज्यों में ये चुनाव थे और 6 राज्यों में एनडीए के लिए बताने के लिए कुछ ऐसा नहीं था खास। त्रिपुरा में यदि 2 सीटें उन्होंने ली है तो कोई बड़ी ताज्जुब नहीं है। उत्तराखंड की सीट बड़ी जाते जाते उनके हाथ से रह गई, वो कोई सिंपैथी के बाद, और जहां 2007 से लगातार, मतलब जब से वो बना है राज्य, तब से वो सीट बीजेपी के पास थी, बागेश्वर की। झारखंड में पूरा जोर लगा दिया था कि झारखंड इस बार छटकना है, वो नहीं छटक पाए। एक उलटफेर बंगाल में हुआ और उत्तर प्रदेश का उलटफेर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इसलिए है कि वो उम्मीदवार जो वहां से चुनाव जीत चुका था, उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने जीत पे कि उसने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर दी। बीजेपी के आकाओं पे इतना विश्वास था कि ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल, पति पत्नी दोनों हो, ये सारे लोग लग जाएंगे, पूरा मंत्रिमंडल लग जाएगा, तो एक बाई इलेक्शन, जनरली बाई इलेक्शन जो राज्य सत्ता में होता है उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल जो परसेंटेज मिला है 57 से 60 के बीच में जो परसेंटेज गया है समाजवादी का, ये समाजवादी पार्टी का वोट नहीं है। इसको आपको मैक्रो लेवल पे यदि आपने स्टडी किया तो ये वोट इंडिया का है। और इंडिया का इसलिए वोट मैं मांगता हूं कि घोसी जो है, एक जमाने में कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, कल्पना राय वहां पे बड़े दिग्गज नेता थे और एक भूमिहारों का एक चंक था, भूमिहार वोटर्स का, वो पूरा का पूरा चंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया था उसके बाद, क्योंकि वहां कोई लीडरशिप ही नहीं बची। अजय राय का वहां पे 2 बार जाना, ये उन भूमिहारों को कांग्रेस फोल्ड में वापस ले आता है। कई नॉन जाटव जो दलित थे, जो बीजेपी के फोल्ड में इसलिए जाते थे कि समाजवादी के यादवों के प्रकोप से डरते थे। इंडिया का बड़ा कैनवास देख के उनको वहां पे एक रिलीफ मिला कि ये यादवों के नीचे हम नहीं जाएंगे, या इंडिया है, इसलिए आपको वो परसेंटेज इतना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ये राजभर से लेके ये तमाम कहां गए, इनका वोट बैंक कहां गया? क्या वो दूसरा राजभर इस राजभर से, ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा भारी हो गया? और जिस हिसाब से ये चुनाव लड़ा गया, यदि इसी प्लानिंग से लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाए तो बड़ी बात नहीं। हम बार बार बेनिफिशियरीज की बात करते हैं और नरसिम्हा भी कहते हैं कि बीजेपी ने एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की है जिसको बेनिफिशियरीज है, एक नया वोट बैंक है बेनिफिशियरीज का। तो क्या हिमाचल में वोट बैंक बेनिफिशियरीज का नहीं था? क्या वो बेनिफिशियरीज का वोट बैंक कर्नाटक में नहीं था, दिल्ली में नहीं था? आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है वहां वो बेनिफिशियरीज नहीं है। सवाल है अब बेनिफिशियरीज आदी हो गए,
5 किलो अनाज ये उनका अधिकार हो गया है। नया जाए 5 किलो अनाज मिलता है तो आदमी धन्यवाद देता है, बाद में वो अधिकार समझने लगता है, वो बोलता है इसके आगे क्या, अब 5 किलो अनाज तो हो गया, मुझे तेल भी चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। और इस और कुछ में वो बेनिफिशियरी जो मतदाता है वो इतना अरोगेंट हो जाता है कि ठीक है, देते हो तो तुम्हारे घर से देते हो क्या, सरकार का जो पैसा है इतना कौन सा एहसान कर रहे हो, अब तो हमको चाहिए। कोविड पीरियड में शुरू हुई बेनिफिशियरीज की स्कीम सरकार को मजबूरी हो गई है कंटिन्यू करने के लिए। सरकार कहती है इकोनॉमी पटरी पे है, जीएसटी कलेक्शन बताते हैं बार बार, सारे फिगर्स पैरामीटर्स बताते हैं कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस ग्रोइंग इकोनॉमी में इतना बड़ा बेनिफिशियरी क्लास हो ही कैसे सकता है, ये इकोनॉमी के पैरामीटर्स में बैठता ही नहीं है कहीं। क्योंकि अब वो आपको मतलब वो शेर की सवारी हो गया है, उतर जाओ तो खा जाता है और अपने हिसाब से चल रहा है। वो बेनिफिशियरी क्लास आपको कर्नाटक में 60 पे ले आया क्योंकि उनके एक्सप्रेशन और बढ़ गए। सवाल है कि आप देते क्या हो और मार्केट में है क्या। आप एमएसपी अनाउंस करते हो, मार्केट में लेने वाला नहीं है, आपके पास परचेसिंग यूनिट नहीं है, आप एमएसपी को कंपलसरी करने का डरते हो क्योंकि आपको पता है कि आप परचेस नहीं कर सकते। तो किसान कितने दिन बेवकूफ बनेगा, उसे पता है कि बिजली पर्याप्त है, कहते हैं किसानों को क्यों रात को खेत में जाना पड़ता है भाई, रात रात भर क्यों जगना पड़ता है, क्यों बिजली नहीं मिलती उसको। पानी का प्रॉब्लम तो पीने का पानी का प्रॉब्लम होने वाला है इस साल, जिस हिसाब से रिजर्वायर बोलते हैं। इरिगेशन को पानी कहां से देंगे, इंडस्ट्रीज को पानी कहां से देंगे। और एक बार लोग मन बनाते हैं। देखिए मैं कर्नाटक में जब घूमा 3 महीने पहले, जब मैं कर्नाटक में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, बागलकोट जिसका नाम है, वहां यह हालत थी कि किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दो बीजेपी के नाम से तो जीत जाएगा, हार्डकोर हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी। जब मैं 3 महीने पहले मुझे यह बोला गया कि यहाँ 50-50 चांसेस है, तो मैं बीजेपी के कई लोगों से मिला, मतलब 50-50 क्यों है, बोला नहीं अभी ये सरकार, अब ये नहीं। अब वहां पे एक अंडर करंट आउटसाइडर का था और ये गुजरातियों को आउटसाइडर मानते हैं, इसीलिए वहां पे दूध वाला मामला इतना इशू पकड़ गया, हास्यास्पद था। लोकल दूध महंगा है, या वो जो दूध आ रहा था वो महंगा था, कौन खरीदेगा महंगा दूध, उनको तो मार्केट में नहीं मिलेगा अमूल को। लेकिन अमूल वर्सेस लोकल दूध, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्मिता, कर्नाटक की अस्मिता वो टकरा गई गुजरातियों से, और ये कांग्रेस ने इसका परसेप्शन बनवाया क्योंकि येदियुरप्पा का जिस हिसाब से खच्चीकरण हो गया, उस हिसाब से उनको लगा कि ये तो खत्म हो गया। आज राजस्थान में यदि बीजेपी परेशानी में है तो कांग्रेस से नहीं है, वो राज्य तो रसगुल्ले जैसा है बीजेपी के लिए, लेकिन वो रसगुल्ला भी खाने मुंह तक नहीं आ रहा है क्योंकि बीजेपी के अंदरूनी झगड़े बीजेपी को वहां से सत्ता से बाहर रख रहे हैं। और यदि वो महारानी को प्रोजेक्ट नहीं करते तो 100% बता रहा हूं स्टेट जाता है उनके हाथ से। आज मध्य प्रदेश में मैंने पहली बार, मतलब इन 2014 के बाद पहली बार देखा कि राज्यों के नेता इतने वोकल होकर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। 39 जो सीटें दी है, जो पहले अनाउंस कर दी है, जो हारी हुई सीटें थी, लगातार 2 बार हारी हुई सीटें अनाउंस कर दी, उन 39 में से एक सीट भी नहीं जहां विद्रोह नहीं है। और विद्रोह ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाराजगी व्यक्त की, तोड़फोड़ हुई, मारामारी हुई, पकड़ा पकड़ी हुई, कपड़े फाड़े गए। सुमित्रा महाजन जैसी महिला की जो कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोली होगी, वो वोकल हो गई कि हमको पूछा नहीं जाता। तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे, जो लगातार जो सर्वे आते हैं वो सर्वे उनको 80 के ऊपर दे ही नहीं रहे। 230 के हाउस में 80 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है। जी जी अशोक भाई, तो ये बेनिफिशियरीज ही काम नहीं करेगा, आपका एक ही चीज बार बार काम नहीं करेगा। बेनिफिशियरीज को दे दिया उन्होंने, आपको केंद्र में बिठा दिया एक बार। दूसरी बात जो है 2019 और 2024 में जो मैं मेजर फर्क देखता हूं, मतलब हो सकता है कि बाकी पैनलिस्ट है, संदीप जी को मैं एक एकेडमिशियन ज्यादा मानता हूं पॉलिटिशियन से, भले ही वो चुनाव लड़े हो, कांग्रेस के हो, लेकिन वो एकेडमिशियन ज्यादा है और वो बिल्कुल सड़े अपनी पार्टी के भी खिलाफ हो, कुछ भी हो, जो चीजें है वो मानते हैं और ताकत के साथ। 2019 और 2024 में देखा जाए
तो ये रिवर्सल हो गया है। 2019 में बीजेपी एक टाइट ग्रिप में पार्टी थी, कोई आवाज करने वाला नहीं था। मोदी अमित शाह सब कुछ थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस, आप इमेजिन करिए, एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई, करप्शन इतना हो गया कि लोगों ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बेइंतहा वोट देके, 2/3 से ज्यादा वोट देके सत्ता में बिठा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री 2 महीने तक तय नहीं हुआ, इतना मैसिव मैंडेट मिलने के बाद भी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपसी झगड़े, केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर था, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था, समझा रहा था, कोई समझने को तैयार नहीं था। राजस्थान में मुख्यमंत्री घोषित हो गए और इधर सचिन पायलट के लोग विद्रोह कर रहे, आंदोलन कर रहे। इतनी मजाल उनकी कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक नाम दिया। हमने वो भी समय देखा है कांग्रेस में कि दिल्ली से एक पर्ची जाती थी और उसके ऊपर मुख्यमंत्री अनाउंस होते थे और चू तक नहीं होता था। मध्य प्रदेश में वैसे ही वो झगड़े इतने बढ़ गए कि सरकार ही गिर गई 1 साल में। केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो गया था। अब खास करिए राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, और उससे कहीं ना कहीं फिर से उसने एक असर्शन दिखाया कि नहीं, वो नेता हो सकते हैं, वो जमीन से जुड़े हैं। पार्टी में विद्रोह है अभी भी, लेकिन वो चुपचाप है, अभी ओकल नहीं है। कर्नाटक में टिकट बटे, कोई विद्रोह नहीं हुआ, चुपचाप कर्नाटक के यूनाइटेड के साथ लड़ रहे गए। अभी मैं मध्य प्रदेश में गया, मध्य प्रदेश में ऐसा एक परिवार है उज्जैन में जो दिग्विजय जी के बहुत ही नजदीक माना जाता है, और हर साल वहां एक टिकट मिलता है और वो चुनाव लड़ते हैं। मैंने जब उनको पूछा कि चुनाव लड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजा ने मना किया इस बार। मैंने क्या मना किया? राजा ने कहा मैं हम टिकट नहीं दिलवा पाएंगे आपको इस बार। सर्वे में यदि आपका नाम आया और आप जिताऊ होंगे तो ही टिकट दे पाऊंगा, मुझे माफ करना। और साथ में नसीहत भी दी, कोई और का भी नाम आया तो पूरी ताकत, दल बल, धन के साथ लग जाना चुनाव में, क्योंकि इस बार जीतना है। वो जो यूनिटी है जो कांग्रेस में दिख रही है, जो 2019 में नहीं थी, और जो यूनिटी 2019 में बीजेपी में थी, वो 2024 में अभी दिखाई नहीं देती। दूसरा एक डिलीवरी मॉडल होता है। बार बार बीजेपी कहती है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता राज्य हाथ से भी गए तो। हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में राज्य सरकारें हारी और स्वीप कर दिया। तब पुलवामा हुआ या होने दिया या करवाया गया, वो अलग बात है, उसका एक राष्ट्रवाद का तड़का था। दूसरी बात, लोग भी नाराज थे। अरे इनको तस्करी में हमने दी, 2 महीने हो गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। इधर अशोक गहलोत और कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे। मध्य प्रदेश में रोज ज्योतिरादित्य स्टेटमेंट इशू कर रहा है सरकार के खिलाफ। इनको सरकार चलाना नहीं आती, एक परसेप्शन था। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने आप में रेक्टिफिकेशन ये किया कि कर्नाटक में जीतने के बाद तुरंत अपनी स्कीमें लागू करना शुरू कर दी। जो बोलते वो कर रहे हैं। वहां वो झगड़े वोकल नहीं आ रहे जो पहले आते थे। तो जनता भी देखती है कि चलो ठीक है, इनके पास नेतृत्व है, इंडिया का गठबंधन है। तो हाँ अशोक भाई, बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी 2024 में वाइप आउट हो रही है, नहीं, वाइप आउट नहीं हो रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरेगी। अभी भी मैं कहता हूं, विभिन्न दलों में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास होगी, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने में कम से कम 70 से 80 सीटों की कमी होगी। जी। एक जो सिनेरियो है, कम से कम आज की डेट में, अभी के क्षण पे मुझे दिखाई देता है। जी अशोक भाई, ये जो विधानसभा के 5 इलेक्शन है, उसके बाद शायद फिर आपसे एक बार इस पे चर्चा जरूर होगी, क्योंकि ये एज ऑन डेट है। 5 विधानसभा के इलेक्शन भी चीजें तय करेंगे। संदीप भाई, आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी और हम सब लोग एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि एक किसी आपको पढ़ाई लिखाई के काम में आप शायद बेहतर लोगों को करते, और शिक्षा में अगर आप रहते तो शायद हम सब लोगों को और एक बड़े वर्ग का ज्यादा फायदा होता। खैर, ये काफी लंबा रास्ता है अभी, मतलब 2024 तक कांग्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने बहुत सी चीजें हैं। 5 राज्यों के इलेक्शन है, उधर लगातार बीजेपी द्वारा कोशिश है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, मालूम नहीं क्या क्या नई नई चीजें ला रही हैं केवल इस गठबंधन को तोड़ने के। सनातन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो विथस्टैंड किया गया है। ये जो भी टैक्टिस है, बेसिकली कई लोगों का मानना है कि केवल अडानी के प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। इसको आप लोग कैसे, क्योंकि ये लंबा समय है, इट इज अभी भी 200 दिन का फासला है 2024 इलेक्शन में।
संदीप भाई साहब। आनंद जी, मैं जो आप बात कह रहे हैं बल्कि वही मैं सोच रहा था। अभी तक क्या हुआ है कि इंडिया अलायंस होने के पहले तो जैसे बार बार होता था कि जब चाहे जैसे चाहे जिस रूप में चाहे, खासकर नेशनल लेवल पे, स्टेट्स पे तो कभी कभी अलग हो जाता था। नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी कोई ना कोई एजेंडा सेट कर देते थे, या कुछ भी अगर नया एजेंडा आता था तो उस बात से चीजों को भटका देते थे, और वो करते रहेंगे। लोग कहते हैं कि साहब अडानी के विषय पर ये लोग इंडिया ले आए, ये करते रहेंगे, और इसको मैं इनको क्रेडिट देता हूं। भाई ये पॉलिटिक्स है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई मोरालिटी का लेक्चर नहीं है। वो आएंगे, वो मुद्दों से भटकाएंगे। अगर भटक जाता है देश, कुछ और चीज सोचने लगता है, चाहे मीडिया उनकी जेब में हो, चाहे कोई उनकी जेब में हो, इस चीज को वो संभव कर देते हैं। तो हमें समझ के चलना पड़ेगा कि ये हमारे सामने की चुनौती है, ये वो हर इशू पे करेंगे। हमें उसको, जैसे वो एक होता ना भाई, एक होता है कि आपकी समस्या क्या, एक है ये कंस्ट्रेंट है, अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट को यू हैव टू गो अराउंड इट। लेकिन मेरा ये है कि अब जो 2 या 3 चीजें इंडिया अलायंस को देखनी पड़ेंगी, वो सबसे पहले तो आपको अपनी एजेंडा सेटिंग पर उतरना पड़ेगा। हम क्या दे रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, आज करें, 3 महीने बाद करें, ये जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। पर एक जो परसेप्शन है कि नहीं, ये एक ऐसा गठबंधन है जिसपे लोग अपना विश्वास डाल सकते हैं, ये जरूरी है। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ बहुत जहर था। मैं उस समय वो 2 या 3 अभागों में था जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस के, और ये पैनलिस्ट एनालिस्ट की टीम नहीं होती थी। और ये तमाम लोग आज जो एक तरह से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत पार्टी है, ये सब लोग पैनल में हमें गालियां दिया करते थे रोज। तो वो तो था, लेकिन उसके अलावा चाहे सही है गलत है, हमको सब मालूम है उसकी वास्तविकता क्या है। गुजरात मॉडल, मोदी का एक राष्ट्र हित का बना हुआ एक स्ट्रांग लीडर, ये सब जो 3-4 उसके साथ कहानियां जुड़ गई थी या उन्होंने अपने साथ जोड़ ली थी, उनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव था। अभी क्या हो रहा है कि जो पहला वाला पार्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा लोग नाखुश होने लगे हैं। ये बात भी स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की बात को अब बहुत से लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो हमारे, जिसको ये आजकल रवीश कुमार जी व्हाट्सएप अंकल आंटी कहते हैं, मतलब उनमें भी एक क्या हुआ है कि नहीं, अभी एक ये इफ एंड बट वाली बात आने लगी है। हर आदमी अब पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इसको स्वीकार नहीं करता है, और थोड़ा बहुत लोग इस बात को कहने लगे कि नहीं साहब ये वो नहीं, तो वो एक आने लगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, क्या इंडिया अलायंस में वो एक लंबा भविष्य, अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य, खुशहाल भविष्य देख रहे हैं, उसमें अब हमको अपनी पहल करने की आवश्यकता है। वो अभी तक हम लोगों ने नहीं की है। वो पॉजिटिव एजेंडा वाली जो बात जो है, और वो बन सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे अशोक जी ने कहा कि कर्नाटक में एक तरीके से एक पहल हुई है। हमारे पास अभी 2 या 3 राज्य हैं, अगर आप इंडिया अलायंस ले लें तो 4 या 5 राज्य हैं। उसमें भी थोड़ा दिक्कत की है कि 2 या 3 राज्य छोड़ के हर राज्य भी ये पॉजिटिव या सकारात्मक उदाहरण नहीं दे पा रहा, या कम से कम उन्होंने जो अपने राज्यों में किया है उसके अच्छे अच्छे पक्ष अभी बाहर नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो इंडिया अलायंस का क्या, जैसे इंडिया मॉडल कह लो, वाला जो भी आप शब्द देना चाहो, तो गुजरात मॉडल का हमारा काउंटर पार्ट जो क्या है उसको हमें लाना पड़ेगा। दूसरा, अभी भी हमारे अलायंस के अंदर भी बहुत कुछ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और वो रहेंगी। जब आप शुरू में तो आप पूरी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, वो कॉन्ट्रडिक्शंस हम कैसे मैनेज करेंगे। 2-3 कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो छोटे स्तर पर हैं क्योंकि वो छोटे छोटे राज्यों पर वो बनती हैं। लेकिन याद करिएगा कि अगर हिमाचल में भी झगड़ा होगा तो मीडिया उसको दिखाएगा जैसे 500 सीटें खत्म हो गई। वो अगर चंडीगढ़ पे भी झगड़ा होगा तो ऐसे दिखाएगा पूरा अलायंस टूट गया। अगर कोई अननोन पत्रकार, अननोन प्रवक्ता कांग्रेस का जो 10 साल पहले निकाल दिया गया था, और हो सकता है कोई और पार्टी ज्वाइन कर गया हो, उसको भी कांग्रेस प्रवक्ता देख के उसकी बात को दिखा देंगे कि कांग्रेस टूट गई, खड़गे पे सवाल, ये सब तमाम चीजें जो है वो करने लगेंगे। एक तो ये कि क्या इनकी जो ये दाएं बाएं की राजनीति है, और ये जगह जगह से, जैसे कहते हैं ना, जगह जगह से तीर आने की, जगह जगह से गोलियां आने की, और ये जो उसको एक वो है ना, वो कौन सा वो शूटर होता है अंग्रेजी में जो दूर से मार करता है, स्नाइपर वाली राजनीति है। इसको काउंटर करने की क्या सही में हम लोगों ने वो रणनीतियां बनाई हैं, और अपने 10-10, 15-15 हमने क्या स्नाइपर खड़े किए हैं। क्योंकि ये सब ठीक है, ये हमारा मॉरल है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, ये सब चीजें, लेकिन दुर्भाग्य से कॉन्स्टिट्यूशन पर, डेमोक्रेसी पर वोट नहीं पड़ता।
मुझे नहीं लगता कोई इस पर वोट देता है। इसके अलावा हम लोगों को एक तो अपना पॉजिटिव एजेंडा देना पड़ेगा, और ये जो ये गुरिल्ला टैक्टिक्स, स्नाइपर की ये इधर उधर से बातों को इधर उधर ले जाने की जो बातचीत है, इसमें अगर हम लोगों ने सीधे बैठ के रणनीति नहीं बनाई और झुंड की तरह हमला नहीं किया, इट हैज टू बी अटैक लाइक अ पैक ऑफ वुल्व्स। अगर मैं इस डिबेट पर कुछ बोल रहा हूं तो घनश्याम भाई भी वहीं बोल रहे हैं, मैं अशोक भाई को नहीं इसमें जोड़ रहा हूं क्योंकि अशोक भाई इंडिपेंडेंट है। बस समझ लीजिए जैसे बीजेपी करती है कि सो कॉल्ड अशोक भाई के नीचे लिखा हो और विशेषज्ञ, और वो बेसिकली हमारा हो, तो वो भी एक थोड़ी सी एजुकेटेड भाषा में उसी तरीके से हमला करे। आप भी उसमें हमारे ही साथी हो, आप एक्ट तो करें कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐन मौके पे जैसे अभी अशोक जी का वीडियो चला गया था, बीजेपी वाले का वीडियो चला गया, मैं हल्की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस स्तर पर जब तक आप पॉलिसी और उस लेवल पे नहीं लड़ेंगे, दिस इज नॉट एन ईजी बैटल। याद रखिएगा, वो जब होता है ना कि अगेंस्ट द वॉल जो है एक हर आदमी जो है सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है। और एक देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, एक दो चीजें मैं क्रेडिट देता हूं मोदी को, ये भी देना पड़ेगा कि जब वो अगेंस्ट द वॉल होता है तो वो अपने सबसे खतरनाक राजनीतिक मूड में आके वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। आपको इस बात पे तैयार रहना है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, मैंने देखा है कि जब हड़बड़ाते हैं और जब मोदी को सत्य कन्फ्रंट करना पड़ता है तो वो डरने लगते हैं और वो सत्य नहीं कन्फ्रंट कर पाते। ये संघ में भी है, ये बीजेपी में भी है, और ये खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी है। वो सत्य हम इनसे कैसे कन्फ्रंट करवा सकते हैं? पब्लिक के बीच में, डिबेट्स में, इश्तहारों में, अपने काम से, लोगों के सवालों में, वो जब अब बात आती है वो हम कैसे करेंगे, उस पर हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और उसमें मुझे लगता है अभी तक इंडिया अलायंस की तैयारी सबसे कमजोर है। मैं माफ करिए, मैं जैसे इस समय कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जो ये कमिटियां ये सब अनाउंस हुई हैं, सामान्य मैं समझता हूं किसी चीज का आपको सत्यानाश करना हो तो 3-4 लोगों से ज्यादा बड़ी कमेटी बना दो, कुछ नहीं होता उस कमेटी में। तो आई होप ये सब कमेटियां, जैसे सारी कमेटियां होती हैं बड़ों की, दिखावे की हैं, काम की नहीं है। ये काम की अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाएं। घनश्याम जी, आप भी अगर सपा में कह सकते हैं जरूर उस बात को कहिएगा कि 2 या 3 लोग ही रणनीति तय करते हैं, 12-15 लोग तो समोसे खा के चलते बनते हैं। माफ करिए, मैं थोड़ा सा वैसी बात कर रहा हूं, लेकिन ये गंभीरता एक बार हम लाने लगेंगे। ये शब्द मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्योंकि ये शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इंडिया अलायंस के वॉर रूम कब बनेंगे? जिस दिन इंडिया अलायंस के वॉर रूम बन गए उस दिन हम लड़ाई जीतना शुरू करेंगे। जी जी, मैं घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूं और संदीप जी की सख्त बात के साथ, लेकिन मैं थोड़ा मतलब मैं इसको डिफेंड करने के तौर पे नहीं, लेकिन लोगों में भी, जैसे अगर आपको याद हो मुंबई के से पहले इतना ज्यादा ये था कि ये टूट जाएगा, ये होगा, नीतीश जी गुस्सा होकर चले गए, उनका जहाज पहले उड़ गया, अखिलेश जी ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने 1 ही मिनट बोला, वो खड़े होके बोले, वो बैठ के बोले, तो अब आपकी एक एक चीज को वॉच किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कमेटी बनाने का एक नहीं आनंद जी, नहीं मैं डिफर करता हूँ इसमें। वो संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आई एम विद संदीप जी इस मामले में। वो जो नरेशन बनाना काम है वो गोदी मीडिया कर रहा था। कौन गोदी मीडिया? हम तो बता रहे थे कि नीतीश जी क्यों गए, एक मेले का उद्घाटन करना था, 3 साल में एक बार बनता है, उसलिए गए थे वो जी। हम तो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। गोदी मीडिया क्या कहता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन संदीप जी जो कह रहे हैं, क्योंकि सीरियस थॉट वाले, आपका वॉर रूम तभी वॉर रूम लगता है कि जिसमें काम करने वाले हो। वो वॉर रूम चैट रूम और किटी पार्टी रूम हो जाता है कि वहां दलाल और धंधेबाज बैठे हो। पार्टी को जितवाने का काम बहुत ही हार्टलेस काम है। जैसा दिग्विजय ने बोल दिया अपने खास समर्थकों कि चुनाव नहीं लड़ेगा, तू हार जाएगा, सर्वे है भाई, तू तेरे चुनाव का पैसा उस उम्मीदवार के पीछे लगाएगा जिसको टिकट दे रहे हैं, लेकिन जीतना पड़ेगा। ये हार्टलेस चाहिए। कांग्रेस में जो अभी इवन वर्किंग कमेटी भी जो हुई है, और मैं कांग्रेस के बारे में, अब संदीप जी है यहाँ पे और मैं इंटरव्यू में बीच में समय ले रहा हूँ घनश्याम जी का, क्योंकि मुझे फिर एक मैंने गलती से टाइम दे दिया है किसी को, तो मैं थोड़ा 15 मिनट पहले निकलूंगा। तो सबसे बड़ा मुझे डर क्या लगता है इस इंडिया गठबंधन को 2024 में, मोदी जी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं राज्यों के चुनाव का। यदि इन 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य में कांग्रेस आ गई तो आनंद जी, कांग्रेस का अरोगेंस का लेवल वो होगा जो मोदी जी का भी नहीं है। और जब अरोगेंस सर चढ़ के बोलता है तो फिर गठबंधन टूटते हैं।
और ये अरोगेंस हमने देखा, जिस पार्टी के 45 सांसद नहीं है, आप किसी जनरल सेक्रेटरी को 10 बार फोन करो तो वो कॉल बैक भी नहीं करता आपको। अरे स्पोक्स पर्सन नहीं कॉल बैक करता। और यही जिस बीजेपी बार बार हमको दुश्मन समझती है, उनके जनरल सेक्रेटरी को फोन करो तो आधे घंटे के अंदर कॉल बैक आएगा, हाँ भाई साहब आपका फोन आया था, अरे हमको थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लगे तुरंत दे देंगे। ये अरोगेंस किस बात का भाई? अभी भी आप 1947 में जीत रहे उसी पार्टी में कि नेहरू जी है और सरकार चला रहे, इंदिरा जी है और सरकार आ रही है। अरोगेंस देखिए आप, पार्टी को सामान्य होना चाहिए। और वहां पे अक्सर मैंने देखा कांग्रेस में चाय से केटली गर्म है। ये आप जाके देखिए, आप मेरे साथ एआईसीसी के ऑफिस में आइए, ये इससे कांग्रेस को सबसे पहले इंप्रूव होना होगा। काम करने वाले लोग, समझदार लोगों को सामने लाना होगा। ये जो परिक्रमा करते हैं ना, गणेश परिक्रमा करने वाले, सुबह से शाम तक कुर्ता पहन के भाई साहब करके एआईसीसी में दौड़ते रहेंगे, पता पड़ा सीडब्ल्यूसी में आएंगे। इस सीडब्ल्यूसी में मैं ऐसे लोग भी बता देता हूं कि इनकी ग्राम पंचायत का चुनाव यदि जीत जाए वो, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं और सीडब्ल्यूसी जैसे नीति निर्धारण में आ गए। तो इसको कांग्रेस को मात्र राहुल गांधी की पदयात्रा से राहुल गांधी अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके ब्रांड को एक अच्छा प्रोडक्ट यदि घटिया पैकेज में आप दे देंगे तो नहीं बिकता। कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए एक पूरा कॉम्पैक्ट डील होता है। प्रोडक्ट भी अच्छा, उसका मार्केटिंग भी अच्छा, उसका विज्ञापन भी अच्छा, उसका डब्बा भी अच्छा, उसका सेल्समैन भी अच्छा, उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी, ये सारी चीजों पे वो मार्केट में हिट होता है। वो बीजेपी बहुत प्यार से खेलती है, ये और कांग्रेस में एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा है। ये हमने देखा है, इतने साल मैं कांग्रेस को कवर कर रहा हूं। सत्ता में नहीं रहते तो 3 बार फोन आएगा, जैसे किसी पद पे चले जाते फोन उठाना बंद कर देते। किस बात का आरोगेंस? भाई शिवपाल जी क्यों इतने फेमस है बीजेपी में? अध्यक्ष जी मुलायम सिंह जी का यूएसपी क्या था? कोई भी आदमी उठा के चला जाता था मुलायम सिंह जी से और मिलाता था। हर दूसरा आदमी उत्तर प्रदेश में मुलायम जी को अपने घर का आदमी समझता था और ऐसी बात करता था कि चलो अध्यक्ष जी से मिल लेते हैं, और जाके लड़के आता था। क्या आज अखिलेश जी से ऐसे मिल सकते हैं कोई? ये नए नए जो जनरेशन आई है, इनको ये स्टडी करना होगा कि पुरानी जनरेशन में लोग इतने क्यों उनके पीछे थे। बार बार हम बीजेपी को गाली नहीं दे सकते कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, वो कुछ पुलवामा करवाते हैं, और वो तो करेंगे, वो तो राजनीति है, और पहले भी ऐसी राजनीति हुई है। हिंदुत्व का कार्ड पहली बार जनसंघ से चल रहा है, लेकिन उस कार्ड पे आपके लोग क्यों भारी पड़ गए? क्योंकि वो जन समर्थन पीछे था। और क्यों था? क्योंकि आप पॉपुलर लीडर थे। अब ये नए लोगों को तो मुझे समझ ही नहीं आता, चाहे प्रियंका जी के पास हो, चाहे राहुल जी के आसपास के लोग हो, भगवान श्री राम से भी बड़े समझते अपने आप को भाई। तो इसीलिए आपके पास दलाल ही आएंगे, और दलाल आपको डील दिलवा सकते हैं, पैसे दिलवा सकते हैं, वोट नहीं दिलवा सकते। और जो जमीन से जुड़े लोग हैं वो चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं। ऐसे में सैकड़ों जमीन के लीडर आपको बता देता हूं महाराष्ट्र में, जो बात ही नहीं कर पाते। क्या करें? दिल्ली में आए तो किसको पूछे, किससे बात करें? एक विधायक, पुणे जिले में कांग्रेस का एक विधायक पिछले 20 साल से एक विधायक आ रहा है, और वो लड़ रहा है पूरे पवार साहब से और पूरे बीजेपी से और सबसे, अपना वजूद बना के बैठा हुआ है। लेकिन साहब मंत्रिमंडल में वो लोग जाते हैं जो कल शिवसेना के तुम्हारे पास आए हैं,
उस आदमी को पूछने वाला कोई नहीं है। और कब तक रहेगा? क्यों करेगा आपके पार्टी का काम भाई? क्यों करेगा? वो लड़ भी खाता है, पवार साहब का पूरा कोऑपरेटिव से लेके सब जगह लड़ रहा है, वो चुनाव भी खुद जीतता है, सब कुछ करता है, लेकिन केंद्र में उसकी कोई पूछ परख नहीं है। केंद्र में उसकी पूछ परख है जो शिवसेना से आया है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। तो ये पार्टी को भी मतलब हर पार्टी को सोच लेना चाहिए इसमें। आप मात्र बीजेपी को गाली देके नहीं होगा। आज आप देखिए बीजेपी में, जब मैं दिल्ली में रिपोर्टिंग के लिए आया था, उनमें से कौन सा बीजेपी का नेता आज बीजेपी में दिखता है? सब नई फौज इकट्ठा कर ली, नए लोग आते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। वैसे कितने राजकीय दलों में बाकी जगह पे है? कांग्रेस में वो चेहरे देख देख के थक गए आदमी। मैं जब स्कूल में था तब उनका नाम पढ़ा करता था, रिपोर्टिंग में आया तो उसको देखता हूं। अब मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, वो भी उनको पढ़ रहा है। मतलब पढ़िए, 3 पीढ़ियां मेरी गई, वो नेता वहां से नहीं हटा। ये कब होगा भाई? तो ये कांग्रेस के भी मतलब एनडीए का सबसे बड़ा पार्ट कांग्रेस है। और एनडीए की सारी, क्योंकि एनडीए में सबसे बड़ी अखिलेश 80 की 80 सीट लेके आए, तो 80 ही सीट के मालिक है ना। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और शरद पवार 48 की 48 सीटें लेके आए, तो 48 ही है ना। 80 के ऊपर की टैली लाने की ताकत सिर्फ एक पार्टी में है, वो है कांग्रेस। और जब तक कांग्रेस अकोमोडेटिव नहीं होती, जब आप गठबंधन करते हैं, तो आपके यहां से अरोगेंस जाना चाहिए, आप अकोमोडेटिव होना चाहिए। मात्र राहुल गांधी का अच्छा बोलना, सोनिया गांधी का अच्छा बोलने से काम नहीं होता। मुकेश अंबानी बहुत अच्छी बात करेंगे, और वो मेरे को तो मुकेश अंबानी से लेना देना नहीं ना। जो जियो का कनेक्शन मेरे घर में लेकर लगाने आता है, वो मुकेश अंबानी से भी बड़ा बन के मेरे से बात करेगा तो मैं जियो कट दूंगा, मैं एयरटेल ले लूंगा। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं जो संदीप जी ने कहा, इसके बिल्कुल 100% में साथ में। मैं सिर्फ एक चीज, एक तो पूछ रहा, एक सीरियस नोट पे, आपके आज आपका जन्मदिन है क्या? क्योंकि बहुत से लोग आपको आज जन्मदिन का आज देखिए भाई, आपके जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम आज G20 के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। इतना बड़ा सेलिब्रेशन आप दिल्ली में लॉकडाउन करवा के लोग सोने चांदी के थाली में खा रहे, मेरे जन्मदिन में और क्या चाहिए। लेकिन अशोक भाई, आप जाने से पहले मैं सिर्फ छोटी एक बात इसलिए कह दूं, क्योंकि मैं जिस ढंग से मैं देख रहा हूं, 2 चीजें। जब आपने ये कही, मैं आपकी बात को ये डिबेट नहीं है, मैं एक और चीज रख दे रहा हूं। ये राजनीति का जनरल एक जो गिरावट आई है। अगर सीडब्ल्यूसी के बहुत से मेंबर इलेक्शन नहीं जीतेंगे, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन सरकार के बहुत से कैबिनेट मंत्री प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीतेंगे। जो प्रेजेंट सरकार है उसके बहुत से कैबिनेट मंत्री प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीतेंगे, मेरे दृष्टि से। एक दूसरा, बिल्कुल जो मैं आपकी बात से 101% सहमत हूं कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कबाड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में आपने 2 लोगों के हवाले कर दी पार्टी, और वो 2 लोगों ने क्या किया उसकी बात छोड़िए, अभी वो समय नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक याद दिला दूं, मणिपुर का पूरा डेलीगेशन आके दिल्ली बैठा रहता है, एमएलए चुने हुए हैं, और मोदी टाइम नहीं देते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि नहीं, आप गलत समझे। मोदी उनको इसलिए टाइम नहीं देता कि वो कुकीज के लोग हैं। मतई वालों को टाइम देता है क्योंकि वो मतई के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। वहां पे मुख्यमंत्री से बात होती है, एक कोई डिजाइन के तहत आपको मणिपुर को बर्बाद करना है, कुकीज को यहां से मिजोरम भेजना है। यदि आपका एजेंडा है तो आप बात नहीं करेंगे। लेकिन ये पुराने लोगों को मोदी जी चुपचाप बुला के पूछते भी है कि छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए जिंदगी रहने, ये पार्टी वापस लाने के लिए। ऐसे लोग भी मिले मुझे, उन्हें कहा कि मतलब कैसे आ गए, बोले यार मोदी जी ने बुलाया था, वो पूछ रहे थे कि अब क्या करना चाहिए छत्तीसगढ़ में। चलिए, अब घनश्याम जी को, क्योंकि घनश्याम जी मतलब घनश्याम जी से हम सब लोगों में से सबसे यंग हैं। घनश्याम जी से हम लोग को कुछ सुनने के लिए नहीं, हम सब लोगों में अखिलेश जी के टीम में काफी यंग लोग हैं। ये तो मैं हाँ, मानता हूं कि अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगता है कि
जी घनश्याम जी, दो चीजें एक आपसे पूछना। एक तो जैसा अशोक जी अगर आपको निकलना हो, भाई आज आपकी बर्थडे है, आप आज होल्ड करके नहीं, इतनी देर आपने मैंने नहीं आपको रोक अभी लिया नहीं, मैं क्या हो गया, मैं आनंद जी, क्योंकि ये रेगुलर अपने प्रोग्राम नहीं है, बुधवार का मेरे प्रोग्राम का टाइम फिक्स होता है 12 बजे का। जी आज मैं जी भूल गया था कि 5 से 6 मुझे कल परसों आपने बोला था, और मैंने जी दीपक शर्मा जी को टाइम दे दिया, उनको लोड करना होता है 9 बजे। तो मैंने बोला ओ कि फिर मैं माफी चाहता हूँ कि संदीप भाई को भी देखा, तो मैंने बोला आप संदीप भाई संभाल ही रहे हैं, क्योंकि संदीप भाई के और मेरे बातों में ज्यादा फर्क नहीं होगा, वो भी बहुत तीखा बोलते हैं और वो बदनाम है जी इसके लिए, मैं भी जी इसलिए बदनाम हूँ, और हम दोनों ने नुकसान भी बहुत झेला इसका। उनका नुकसान तो जी मुझे पता ही है जी मेरा नुकसान क्या है, वो तो अपनी रेगुलर रूटीन है। जी धन्यवाद धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू। घनश्याम जी बुरा मत मानिए, कुछ बात कही तो ये नहीं मेरा नहीं, ऑब्जर्वेशन है, और कुछ नहीं, कुछ आपको नहीं। धन्यवाद। आपको घनश्याम जन्मदिन की साहब, हार्दिक दो चीजें शुभकामनाएं। आपसे हैं और समझने की दृष्टि से घनश्याम, थैंक यू घनश्याम जी, दो चीजें। एक तो शिवपाल जी ने जिस तरह, अखिलेश जी गए, भाषण करके आए, मीटिंग करके आए, अच्छा लगा, लेकिन शिवपाल जी ने अकेले बैठ के जो एक कहीं संगठन के रूप में जो जो एक समय समाजवादी पार्टी की बड़ी ताकत होती थी, शायद उसको भी रिवाइव किया है। एक बहुत से लोगों का यह ऑब्जर्वेशन है कि अखिलेश जी के साथ फिर शिवपाल जी और अखिलेश जी का एक हो जाना सपा को भी एक ताकत देगा और इंडिया को भी ताकत देगा। एक दूसरा, एक मेरे दर्शक भी सवाल कर रहे हैं, हालांकि उनका कहना है उससे चुनाव पे फर्क पड़ता, लेकिन बागेश्वर में शायद सपा का एक कैंडिडेट लड़ गया था जिनको 550 वोट मिले थे वहां। हालांकि हार जीत तो 2500 से हुई, उस 500 वोट से कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी इन दोनों चीजों पे एक थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि शिवपाल जी का वापस आना एक बड़ा, मुझे मुझे एक लगता है कि उससे संगठन के रूप में बहुत ताकत मिली है, और दूसरी बागेश्वर में जो मामला हुआ है। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि एक क्षेत्रीय दल, और मैं समाजवादी पार्टी के साथ 2017 से जुड़ा हूँ, मैंने नीतीश जी के साथ भी काम किया 6 साल। क्षेत्रीय दल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भी समर्थक है, जो भी नेता है, जो भी विश्लेषक है, जो पत्रकार है, इवन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका ध्येय होता है कि वो अध्यक्ष से मिले। जब तक अध्यक्ष से बात नहीं करेंगे तब तक उनको उनको लगेगा कि उन्होंने पार्टी से वार्तालाप नहीं किया। ये राष्ट्रीय दल में ये ढांचा अलग तरीके का होता है। तो ऐसे में जब तक शिवपाल जी इस भूमिका में नहीं थे, इतनी अहम भूमिका में नहीं थे, तब तक जो अखिलेश जी के ऊपर नेतृत्व का की जिम्मेदारी थी, वो सभी दृष्टि से थी कि सभी लोगों से मिलना, चुनाव से जुड़े हुए निर्णय लेना, पार्टी की नीतियों से जुड़े हुए निर्णय लेना। लेकिन शिवपाल जी क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हैं, इस भूमिका में रह चुके हैं, लंबा उनका अपना संपर्क क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, पार्टी के दायरे से बाहर के संपर्क क्षेत्र है, तो उनके आने से ये जरूर हुआ है कि एक आम कार्यकर्ता या कोई भी जो पार्टी के साथ किसी भी रूप में जुड़ाव रखना चाहता है, उसे लगता है कि अगर हम शिवपाल जी से भी मिल लिए तो हमने पार्टी के साथ एक एक चर्चा कर ली, और उस बात का वजन रह गया। तो ये जरूर पार्टी के संगठन को और पार्टी के समर्थक का जो बेस है, समर्थन का जो बेस है, उसको मजबूत करता है। ये पहली बात। दूसरी बात कि वो स्वयं में इतने प्रभावशाली नेता हैं कि जिन क्षेत्रों में वो प्रयास करते हैं, जहाँ पे उनका संपर्क है, उन क्षेत्रों में उन्हें पता है कि राजनीतिक हकीकत क्या है। वो सिर्फ एक एक मीटिंग से आप उन्हें शायद इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से काम किया है, जमीनी हकीकत से वाकिफ है। तो पार्टी को उनके जैसे वरिष्ठ नेता का नेतृत्व मिल रहा है, ये पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती देता है। और ये जो बार बार खासकर गोदी मीडिया जिसका काम है, जैसे रामायण में मंथरा का काम होता था, उस तरह का काम है कि किसी भी बनती हुई चीज को बिगड़ती हुई दिखाना, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या समाजवादी पार्टी हो, और तीखे स्वर में उसे दिखाना। तो जितना जितना पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर टीम एकजुट दिखाई देगी, उतना ये जो मंथरा वाली मीडिया है, उसका काम मुश्किल होता जाएगा, लोग चीजों को बांटने का, और फिर उसको विवश हो जाएगी कि उसे भी मुद्दों पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि इस तरह की छोटी मोटी बातों पर कि कौन कितने सेकंड बोला, कौन कितनी देर बैठा, कौन किसकी तस्वीर किसके पीछे लगी है, नहीं लगी है। पहली बात। दूसरी बात कि ये अभी भी इंडिया अलायंस बैठकें हुई हैं, लेकिन इस गठबंधन की जमीन जितनी मजबूती से तैयार होनी चाहिए, वो अभी हो रही है। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि हो गई है। और ऐसे में ये हर्डल और ये वास्तविकता सामने आएगी जगह जगह कि अनेक राज्यों में इंडिया अलायंस के घटक दल आपस में भी राज्यों के स्तर पर चुनाव लड़ रहे होंगे।
और क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव दूर है, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, प्रचार एकजुट प्रचार शुरू नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो इस बात को समझते हैं और इस बात को वो गठबंधन के स्तर पर मुद्दा नहीं बनने देंगे। मुझे नहीं लगता कि बाईपोल्स में जो चुनाव हुए या उसके बाद जो राज्यों में भी चुनाव होंगे, यदि कोई घटक दल एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहा है तो जो प्रमुख नेता है राष्ट्रीय स्तर पर इसको मुद्दा नहीं बने। ये जरूर है कि जनता इसकी आलोचना कर सकती है, जो मीडिया खासकर गोदी मीडिया है वो अपने मंथरा भाव में इसके ऊपर दुराव पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन राजनीति में आप परफेक्ट पिक्चर लेके नहीं चलते हैं। आप जो वास्तविकता है उसके जितने नजदीक रह के चलेंगे उतना आपको, चाहे जो अशोक जी कह रहे थे वो भी वास्तविकता का एक चेहरा है, उसको आप जितना करीब लेके चलेंगे वो है। जो बेनिफिशियरीज के बारे में उन्होंने कहा, देखिए ये स्पष्ट है कि बेनिफिशियरीज हैं बड़े तौर पर, और चाहे उनका मोह भंग हो जाए, चाहे उनकी उनकी आकांक्षाएं बढ़ जाए, लेकिन फिर भी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उस सरकार के प्रति जिस सरकार ने उन्हें कुछ दिया है। तो जैसा संदीप जी कह रहे थे, जब तक इंडिया अलायंस की तरफ से ठोस प्रयास नहीं होंगे उस मॉडल को प्रस्तुत करने का जो अन्य राज्यों में सफल हुए हैं, और हो सकता है कि कई राज्यों के मॉडल उन राज्यों में भी महत्वपूर्ण हो जाएं जिन राज्यों में इंडिया अलायंस के घटक दलों की सरकारें नहीं हैं, और जब तक हम वो ऑल्टरनेट विजन नहीं दे पाएंगे उस ऐसे देश में जहाँ पे हर सीढ़ी टूटी हुई है, आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद आप आगे पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फीस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सीढ़ी टूटी हुई है। उस पढ़ाई से आपकी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सीढ़ी टूटी हुई है। वो नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो सीढ़ी टूटी हुई है। उस नौकरी से जो आपको आपको सैलरी मिलेगी या जो पैसे कमाएंगे, उस पैसे से आप अपना जीवन बसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब ये जो 60% देश है जिसकी औसत पारिवारिक व्यय जिसका है, जो खर्च है स्वयं के ऊपर 20-22 हजार है, उसका खर्चा किसी भी हिसाब से 24 हजार से कम नहीं है, कर्ज में डूब रहा है, उसकी आय नहीं बढ़ रही है, उसके आसपास की तमाम सीढ़ियां टूटी हुई हैं। तो जो इंडिया अलायंस है हमारा, जब तक वो नहीं बताएगा कि उसके पास इन सीढ़ियों को जोड़ने के क्या अवसर है, तो उसकी उम्मीद नहीं बनेगी। लेकिन ये है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री के बात का वजन कम हो रहा है, उनकी बात में लोग सच तलाशते हैं और यकीन मानते हैं कि मूलतः बात झूठी है। अगर जैसे जैसे ये हो रहा है वैसे वैसे लोगों की एक इच्छा है कि इंडिया अलायंस पे भरोसा रखें और उन बातों को सुने जो इंडिया अलायंस डिलीवर कर सके। ये हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। संदीप भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक लंबा टॉकथॉन आज हम लोगों ने किया 8 घंटे का। आप सब लोगों का इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।